हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम रिक्सिया का गैमेटोफिटिक थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिक्सिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरह से एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर होता है और कैसे ये डेवलप होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम रिक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो ऊगेमस टाइप का होता है। ऊगेमस का मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो साइज़ अटेन करेगा, यानी कि वो लार्ज होगा। एग थोड़ा साइज़ कंपैरेटिवली एंथ्रोजॉइड से लार्ज होगा और वो ससाइल होगा, यानी कि ए सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहेगा, मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन एंथ्रोजॉइड्स के पास क्या होगा, फिलामेंट होगा, ये मूव करते हुए आएंगे। मूवमेंट में हेल्प कौन करेगा, वाटर करंट, यानी कि पानी में होते हैं इसलिए ये पानी के सहारे मूव करते हुए आएंगे। और जो आर्चिगोनियम है उसके अंदर एंटर करके एग से फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन रिक्सिया के अंदर मिलता है। आज हम पढ़ेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसा होता है। सबसे पहले हम बात करें कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन्हें क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो हम उसे एंथ्रीडियम कहते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि रिक्सिया का जो थैलस है, जो गैमेटोफिटिक थैलस है, क्योंकि ये गैमेटोफिटिक थैलस पे बियर होते हैं, यानी कि गैमेटोफिटिक थैलस पर ये बनते हैं। तो जो गैमेटोफिटिक थैलस है इस पर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल फीचर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो गैमेटोफिटिक थैलस की डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल सरफेस का मतलब ये जो थैलस है, आपको मैंने पाम का स्ट्रक्चर बताया था, मतलब हाथ का स्ट्रक्चर बताया था कि हाथ को मानकर चलिए तो इस तरह से वो जो डॉर्सल सरफेस थी उस पर प्रेजेंट होते हैं। अभ्यस्त और अद्य आप जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये डॉर्सल सरफेस पर भी कहाँ, यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ। तो जब हम डॉर्सल सरफेस की बात करें तो ये डॉर्सल सरफेस पर जो मिड रिब है, यानी कि जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है थैलस का। इस थैलस पर यहाँ पर आपको मिड रिब दिखाई देती है। इस मिड रिब पर ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये आपको प्रेजेंट मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर मिलते हैं। अब इस मिड रिब पर ये एक्रोपेटल मैनर में, यानी कि यंग वाले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, चाहे एंथ्रीडिया हो चाहे आर्चिगोनिया हो, वो आपको इस तरह से मिलेंगे। ऊपर की साइड में यंग वन एंड जैसे जैसे ओल्डर वन होते जाएंगे वो नीचे की साइड, यानी कि ओल्ड वाले पीछे मिलेंगे और यंग वाले आगे मिलेंगे। यानी कि टर्मिनल जो ये पोजीशन है इसके पास कौन से मिलेंगे, यंग वाले। और जो ये पीछे की तरफ जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको जो ओल्ड वन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो इस मिडरिब पर ये एम्बेडेड, यानी कि धसे हुए मिलते हैं। मोस्ट ऑफ एम्बेडेड फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि उसके अंदर ये धसे हुए होंगे या फिर कभी कभी सुपरफिशियली प्रेजेंट भी हो सकते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ, एक पॉइंट और कि ज़रूरी नहीं कि गैमेटोफाइट जो थैलस है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों को एक ही थैलस पर कंटेन करके रखे, यानी कि दोनों एक ही थैलस पर प्रेजेंट हों, ये ज़रूरी नहीं है। होमोथेलिक कंडीशन हो, जिसे जब दोनों एक ही पे प्रेजेंट होते हैं तो उसे होमोथेलिक कहते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा कि होमोथेलिक कंडीशन हो, कभी कभी हेट्रोथेलिक कंडीशन, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग थैलस पे भी मिल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट कहा जाता है। जो जिस पर एंथ्रीडिया बनेगा उसे मेल गेमिटोफाइट और जिस पर आर्चिगोनिया बनेगा उसे फीमेल गेमिटोफाइट कहा जाएगा। अब जहाँ पर ये अलग अलग बनते हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन जब ये दोनों एक ही थैलस पे बनते हैं, यानी कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों एक ही थैलस पे प्रेजेंट हैं, तब यहाँ पर प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है। प्रोटेंड्रस कंडीशन का मतलब एंथ्रीडिया पहले बनेगा देन आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होगा। सो या जब होमोथेलिक कंडीशन हो, जब दोनों एक ही थैलस पे हों, तब वहाँ पे प्रोटेंड्रस कंडीशन होगी। एंथ्रीडिया पहले बनता है देन आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है, आर्चिगोनिया फॉर्मेशन होकर डेवलप होगा।
चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें कि इन कैसे दिखते हैं अंदर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको हम एंथ्रीडियम की बात करें, ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है। तो जब हम एंथ्रीडियम की बात करते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो आपको ये पोर्शन दिख रही है पियर शेप या क्लब शेप, तो एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर कैसा है? एंथ्रीडिया पियर शेप या क्लब शेप का होता है, यानी कि नाशपाती नुमा हो सकता है, या क्लब यानी कि जो गदा होती है उस शेप का हो सकता है। अब ये एम्बेडेड पोजीशन में थे, एम्बेडेड का मतलब धसे हुए। अब ये धसे हुए हैं तो ये जो एम्बेडेड कर रहा है ना, ये कौन कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखिए कि ये है एक सिंगल एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं इस तरह से थैलस पर, तो डॉर्सल सरफेस पर आपने देखा था, डॉर्सल सरफेस पर ये एपिडर्मिस और उसके बाद यहाँ पे एसिमिलेटरी फिलामेंट, उनके बीच में ये जो एयर चैम्बर है, ये एयर चैम्बर के बीच में ही आपको एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया मिलेंगे। ये दोनों ही एयर चैम्बर वाली पोजीशन पे हैं, और जब एयर चैम्बर वाली पोजीशन पे एंथ्रीडियम या आर्चिगोनिया बन जाते हैं तो वो खुद के चैम्बर्स के अकॉर्डिंग कहलाने लग जाते हैं। यानी कि अगर उस एयर चैम्बर में एंथ्रीडिया बन गई तो उसे बोलेंगे एंथ्रीडियल चैम्बर, और अगर आर्चिगोनिया बन गई तो उसे बोलेंगे आर्चिगोनियल चैम्बर। एंथ्रीडियल चैम्बर में एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा, और ये एंथ्रीडिया कैसी होगी? एंथ्रीडिया क्लब शेप की होगी, जो कि स्टॉक एंड बॉडी में डिफ्रेंशिएटेड होगा। सो ये आपको दोनों में ही सेम चीज़ दिखेगी। अगर एंथ्रीडिया बन गई तो एंथ्रीडियल चैम्बर एयर चैम्बर की जगह, और आर्चिगोनिया बन गई तो आर्चिगोनियल चैम्बर। डिफ्रेंशिएशन कहाँ है? डिफ्रेंशिएशन ये है कि जो एंथ्रीडिया है वो अपनी एंथ्रीडियल चैम्बर से बाहर नहीं आती है, यानी कि ये जो एंथ्रीडियम है ये अपने एंथ्रीडियल चैम्बर यहाँ तक हो रहा है, इससे बाहर नहीं आएगी। ये भले ही मैच्योर हो जाए, चाहे कितनी भी लंबाई को अटेन कर ले, लेकिन आर्चिगोनिया क्या करती है? अपनी हाइट को अटेन करके, यानी कि जब ये मैच्योर होती जाती है तो ये धीरे धीरे करके इस आर्चिगोनियल चैम्बर से बाहर आ जाती है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो एंथ्रीजॉइड्स होंगे ये मूव करते हुए यहाँ आएंगे और इन्हें कैप्चर करना है। अब ये दोनों ही किसके थ्रू बाहर खुल रहे हैं? यानी कि इन दोनों का ओपनिंग का जो स्पेस है वो ओपनिंग का स्पेस एयर पोर है। यहाँ पर आपको एयर पोर दिख रहा है, तो ये एक पतले से पोर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू खुल रहे हैं। दोनों ही अपने अपने थैलस से बाहर की तरफ खुलेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने कहा ये बॉडी एंड स्टॉक में डिफ्रेंशिएटेड है। तो जब हम स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक का मतलब व्रंत, ये स्टॉक क्या काम करता है? ये स्टॉक इस थैलस, ये जो एंथ्रीडिया है इसको इस थैलस से अटैच करके रखता है, यानी कि इसके अंदर एम्बेड करके रखता है, धसी हुई पोजीशन में रखने में हेल्प करता है। और ये स्टॉक कहाँ अटैच है? ये स्टॉक स्टोरेज रीजन से अटैच है, और ये स्टॉक यूनिसेलुलर ना होकर मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिक होता है। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी एक सिंगल राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो कि एक सिंगल लेयर जैकेट सेल से कवर है। सिंगल लेयर बोला मैंने, ना कि सिंगल सेल। तो ये सिंगल लेयर जिसके अंदर मल्टी सेल्स हैं उस जैकेट से कवर है, क्योंकि ब्रायोफाइटा का कैरेक्टर ही ये था कि इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करते थे? जैकेट को कवर करके रखते थे। अब इस जैकेट के अंदर ये किसे कवर करे हुए? बहुत सारी एंड्रोसाइट्स हैं, यानी कि एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल्स, और ये एंथ्रोजॉइड मदर सेल डिफ्रेंशिएटेड होकर आगे जाकर क्या बनाएंगे? एंथ्रोजॉइड्स को बनाएंगी, जो कि कैसे होते हैं? बाईफ्लैजिलेट होंगे, जो वाटर के साथ मूव करते हुए आर्चिगोनिया के पास आएंगे एंड एग से फ्यूज़ होंगे। चलिए सो इसके स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये एंथ्रीडियल चैम्बर में मिलेंगे, और ये एंथ्रीडियल चैम्बर किससे बना है? एयर चैम्बर जो थे वो कन्वर्ट हो गए हैं एंथ्रीडियल चैम्बर में, क्योंकि वहाँ पर एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन हो गया। अब ये एंथ्रीडियल की जो ओपनिंग है, एंथ्रीडियल चैम्बर की ओपनिंग एक पतले से पोर के थ्रू होती है, जो कि एयर पोर ही है। अब ये बॉडी एंड स्टॉक में डिफ्रेंशिएटेड, स्टॉक मल्टी सेलुलर है, लेकिन बॉडी पूरी एक जो मल्टी सेलुलर जैकेट है
उससे कवर है, यानी कि यूनिलेयर मल्टीसेलुलर जैकेट से कवर है, जो कि एंड्रोसाइट्स को कवर करके रखती है। एंड्रोसाइट्स आगे जाकर क्या बनाते हैं, एंथ्रेजॉइड्स बनाते हैं, जो कि बाईफ्लैजिलेट होता है। जब हम आर्चिगोनिया की बात करते हैं तो हमने कहा कि ये आर्चिगोनिया क्या होती है, अपनी हाइट अटेन करके मैच्योर होने के साथ साथ ये इस आर्चिगोनियल चैम्बर से बाहर निकल जाती है, यानी कि ये इतनी ज़्यादा हाइट अटेन कर लेती है कि ये इस चैम्बर से बाहर साइड आ जाती है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्चिगोनियम का जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली एंथ्रीडिया के स्ट्रक्चर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या कॉम्प्लेक्स है कि जो ये आर्चिगोनिया के स्ट्रक्चर है, अगर हम सुपरफिशियल लेवल पर देखें तो ये आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फ्लास्क लाइक, जैसे कि फ्लास्क के अंदर जो पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जिसे आप बोलते हैं उसकी नेक, तो ये जो नेक है इसी तरह से इसके अंदर ब्रायोफाइटा के अंदर भी ये जो पतला सा नैरो स्ट्रक्चर है इसे नेक बोलते हैं, और ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर, जो स्वेलन स्ट्रक्चर, इसे वेंट्रल कहते हैं। सो आर्चिगोनिया किस में डिफ्रेंशिएटेड है, जो ये नैरो स्ट्रक्चर है इसे नेक कहेंगे, और जो ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है राउंड स्ट्रक्चर बेसल में, इसे कहेंगे वेंटर। अब जब हम इसका अंदर और ज़्यादा जाते हैं, यानी कि डीपली स्टडी करें, तब हम देखते हैं कि ये जो आर्चिगोनिया है ये खुद भी एक मल्टी सेलुलर यूनिलेयर जैकेट से कवर है, यानी कि पूरा आर्चिगोनिया को भी एक जैकेट कवर करके रखती है। तो जब हम इसके अंदर देखते हैं तो ये जो नेक है, ये नेक 4 से 5, ये आपको यहाँ दिख रही होंगी, 4 से 5 नेक कैनाल सेल में, एंड इसके बाद में इसके जस्ट नीचे, यानी कि जो पतली पतली 4 से 5 नेक कैनाल सेल हैं, इसके बाद में वेंट्रल कैनाल सेल, जो कि ये स्वेलन रीजन है, ये स्वेलन रीजन ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर क्या बनाता है, वेंट्रल कैनाल सेल, और एक जो लास्ट वाली लार्ज सेल है इसे बोलते हैं एग सेल। सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि ये पूरा एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। इस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर में जो इसका अपर वाला पार्ट है जो कि नेक कहलाएगा, और जो लोअर पार्ट है वो कहलाता है वेंटर। अपर पार्ट नेक कैनाल सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है, जो कि 4 से 5 होती हैं नंबर में। नेक कैनाल सेल्स 4 से 5 होती हैं, जो नेक चारों तरफ इनको कवर करके रखती है। यहाँ पे भी जैकेट सेल्स प्रेजेंट होंगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही यहाँ कि ये जो जैकेट है, जब आप इसको चारों तरफ से देखेंगे तो इनकी जो पूरा, जैसे कि आप एक पाइप को लीजिए और उस पाइप को कवर करने के लिए आपको चारों तरफ उसे कवर करना होगा, तो जो नंबर ऑफ जैकेट है नेक को कवर करने के लिए वो 5 से 6 होती है। लेकिन जब हम इनकी बात करें, ये इस तरह से जो प्रेजेंट है ये होती हैं 12 से 14। सो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये नेक कैनाल, जो नेक है ये नेक कैनाल सेल्स में 4 से 5, जिसको जो नेक कवर करके रखती है वो होती हैं 5 से 6, और इस तरह से अगर हम देखें तो वो हैं 12 से 14, यानी कि 12 to 14। अब हम वेंटर की बात करें तो वेंटर में जो स्मॉल वाली सेल है उसे बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल, और जो लार्ज वाली सेल है इसे बोलते हैं एग सेल। और ये खुद भी एक जो यूनिलेयर जैकेट है इससे कवर रहता है, जिसके पास जो सेल्स हैं वो मल्टी सेल से बनी हुई है। अब इसके टॉप पर बात करें, यानी कि इस नेक के जो टॉप वाला पोर्शन है, इस टॉप वाले पोर्शन पर आपको इस तरह से कवर्ड सेल दिख रही है, यानी कि एक बोतल के कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिनका नंबर 4 होता है। तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये नेक है, ये वेंटर है। ये नेक कितनी सेल्स में, 4 से 5, 1 2 3 4 और ये 5 नेक कैनाल सेल्स में, और नीचे की साइड ये हो गई स्मॉल वाली वेंटर, और जो ये लार्ज वाली है ये हो गई एग सेल, इसमें डिफ्रेंशिएटेड है। तो इस वाले पोर्शन को आप कहेंगे, ये जो पोर्शन है इसको आप कहते हैं वेंटर, और जो ये पोर्शन है इसे आप कहते हैं नेक। ओके, अब
ये दोनों के बाहर साइड में, यानी कि यहाँ पर इस तरह से इनको जैकेट सेल्स कवर करके रखती हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो जैकेट है, इस जैकेट में अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, यानी कि कितनी सेल्स इसको नेक को और नीचे वाली जो वेंटर है इसे कवर करके रखती हैं, तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो नेक को कवर करके रखती हैं वो होती हैं 12 से 14, यानी कि 12 to 14। लेकिन मैंने कहा कि इसकी हाइट के साथ साथ, यानी कि इसकी हाइट को कवर करने के लिए 12 to 14 है, लेकिन इसको चारों तरफ से कवर करने के लिए जो लेयर हैं, जो कॉलम बनेंगे वो होते हैं 5 से 6। और यहाँ पर भी इसी तरह से नंबर ऑफ सेल्स बहुत होती हैं लेकिन लेयर एक होती है, और यहाँ पर 5 से 6। अब इन सब के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और कि ये जो नेक और जो ये वेंट्रल बनी इस तरह से, आपने देखा कि ये जो नेक और ये जो वेंट्रल बनी, इनको टिप पर ऐसे 4 आपको नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, यानी कि 4 सेल्स दिखेंगी जो कि क्या काम कर रही हैं। जैसे कि आपने फ्लास्क में आप कॉर्क लगाते हैं ताकि उसके अंदर से जो भी अंदर लिक्विड है वो बाहर की तरफ गिरे नहीं, उसी तरह से ये जो पोर्शन है, ये जो 4 सेल हैं, ये 4 सेल कैप की तरह, कॉर्क की तरह काम करती हैं। इस वेंट्रल की ये जो आर्चिगोनियम है, इसकी जो नेक है, इसको कवर करने के लिए, इसको बंद रखने के लिए, क्योंकि जब एग मैच्योर होता है तब नेक कैनाल सेल्स एंड वेंट्रल कैनाल सेल्स धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, यानी कि धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं और लिक्विड का फॉर्मेशन करती हैं, और ये लिक्विड बाहर की तरफ मूव करता है, यानी कि एक प्रेशर कंटेन करता है जिससे कि ये कैप जो है ये ओपन हो जाता है। तो इस कैप को यहाँ कहा गया कवर सेल्स। सो इस तरह से आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के थ्रू जो भी मैंने आपको डायग्राम से बताया है वो आप समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल oogamous टाइप का है, oogamous है, और सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड oogonia बनते हैं जो कि मिड डॉर्सल ग्रूव पर प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन एक्रोपेटल मैनर में लगते हैं। होमोथैलिक होता है मोस्टली, कभी कभी आपको हेट्रोथैलिक भी मिलेगा, लेकिन जब हेट्रोथैलिक होगा तो प्रोटोएंड्रस कंडीशन, यानी कि एंथ्रीडिया पहले डेवलप होगा, उसके बाद oogonia। एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर में मैंने बताया आपको कि ये एंथ्रीडियम चैम्बर में मिलेंगे, इसकी ओपनिंग एक पोर के थ्रू होगी जो कि एपिकल साइड पे प्रेजेंट होगी। ये पियर या क्लब शेप में होंगे जो कि स्टॉक से स्टोरेज रीजन में अटैच होगा। स्टॉक मल्टीसेलुलर होता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बॉडी की, जो बॉडी को कवर करके रखती है, उसे जैकेट कहते हैं, जो कि कैसी है, स्टेराइल होती है, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन में रोल नहीं होता। फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होगा, फर्टिलाइजेशन एंथ्रेजॉइड्स के थ्रू होता है, और एंथ्रेजॉइड्स किससे बनते हैं, एंड्रोसाइट्स से बनते हैं। अब ये स्टेराइल जैकेट किसको कवर करके रखती है, एंड्रोसाइट मदर सेल को, जो कि मल्टी सेल्स होती हैं। अब ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स क्या बनाएंगी, ये एंड्रोसाइट्स मदर सेल के पास में बहुत सारा साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस है जो कि आगे जाके एंड्रोसाइट्स को बनाएंगी। और ये एंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण के थ्रू एंथ्रेजॉइड्स बनाते हैं। ये सब हम जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि एंथ्रीडिया कैसे डेवलप हुई और इससे कैसे एंथ्रेजॉइड्स बने, तब हम ये बाकी की डिटेल वहाँ पढ़ लेंगे। आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर बात करें तो ये भी एम्बेडेड रहता है आर्चिगोनियम कैविटी में, जो कि डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। आर्चिगोनियल कैविटी प्रोड्यूस कर जाती है, यानी कि बाहर की तरफ निकली हुई रहती है अपनी कैविटी से। फ्लास्क शेप होती है, जो एक लॉन्ग कैनाल है उसे बोला गया है नेक, और एक ग्लोबुलर वाले को वेंटर। वेंटर के पास में क्या है, एक थिक लेयर है जो कि 12 से 20 सेल्स की, यानी कि 12 to 20 सेल्स एक जैकेट कवर करके रखता है। और जो नेक है वो 4 to 6 कैनाल सेल से, नेक कैनाल सेल से बनी हुई है, जिसको कि 6 वर्टिकली, यानी कि 6 वर्टिकल रो। वही मैं आपको बार बार समझा रही थी कि उसे चारों तरफ से कवर करने के लिए जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो होगा 6, और जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि उसकी हाइट को कवर करेंगी वो होगा 6 to 9। अब
ये जो सेल्स हैं यानी कि जो नेक है, इसके टिप पर क्या होती हैं, कवर सेल्स होती हैं जिन्हें लीड सेल्स कहते हैं, जिनका नंबर कितना होता है 4। अब ये जो वेंट्रल है इसमें एक छोटी सेल होती है, इसे बोलते हैं वेंट्रल कैनाल सेल, और जो एक लार्ज सेल होती है उसे बोलते हैं एक्स सेल। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इनके अंदर हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर बनता है जिससे कि ये कवर हट जाता है, और कवर के हटने के बाद ये एंथ्रोजॉइड के एंट्री के लिए हेल्प करता है। सो ये सब हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, जब इनका डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये चीज़ें डायग्राम के थ्रू समझा कीजिए और उसे अपने वर्ड्स में लिखा कीजिए। फिर भी डाउट हो तब थ्योरी को देखा कीजिए, नहीं तो अगर आप थ्योरी रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। चलिए कंपैरिटिव कर करके पढ़िए, आपको जल्दी लर्न होगा। अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।